नमस्कार। हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टीरियो केमिस्ट्री यूनिट सेकंड। बीएससी पार्ट फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसमें हम लास्ट क्लास में हमने जहाँ पे छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, समीपवर्ती समूह की सहभागिता। इसमें हमने देखा था कि क्या है समीपवर्ती समूह की सहभागिता या नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। एडजेसेंट समीपवर्ती कार्बन पे परमाणु पे यदि ऐसा कोई समूह उपस्थित है, छूटने वाला समूह है, छूटने वाले समूह से लिविंग ग्रुप से एडजेसेंट जो अल्फा अपन कह सकते हैं अल्फा कार्बन, उसके ऊपर यदि ऐसा कोई समूह उपस्थित होता है जिसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त समूह यदि उपस्थित हो, तो उस कंडीशन में इंटरनल अगेन जो है आंतरिक स्थिति में ही नाभिक से प्रतिस्थापना विक्रिया होती है और यहाँ पर समीप रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट इज ऑब्जर्व। वाई रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्जर्व डियर? आपने देखा पिछली क्लास में SNI रिएक्शन, उसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इन सिटू अभिक्रिया हो के दौरान आपका नाभिक स्नेही प्राप्त हो रहा है और वो नाभिक स्नेही उसी दिशा में अटैक कर रहा है जिस दिशा में छूटने वाला समूह उपस्थित है। इस कारण से रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ। उसको उतना समय नहीं मिल रहा है कि वो पीछे से अटैक करे। इस कारण से जहाँ से छूटा समूह वहीं से नया क्लोराइड बना और उसने उसी दिशा से आक्रमण कर दिया, उसी साइड से आक्रमण कर दिया, उसी फेज से आक्रमण कर दिया। इस कंडीशन के अंदर आपको रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व हुआ। अब वही चीज़ हम नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में देख रहे हैं। इन नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन जब कभी भी समीपवर्ती समूह की सहभागिता होती है, रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट करता है, उस स्थिति में भी आपको रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व कर सकते हो आप। उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें आप देखते हैं कि जब आपका अभिक्रिया SN2 मैकेनिज्म से होती है तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका जो यहाँ पे देखिए ये जो ग्रुप है, यहाँ पे ये ग्रुप, यहाँ पे X समूह दिखाया गया है, एक रिएक्टेंट दिखाया है, X ग्रुप दिखाया है। ये X जो है इट इज़ लिविंग ग्रुप, इट इज़ गोइंग टू लीव, वो छूटने वाला समूह है। और इस छूटने वाले समूह के एडजेसेंट कार्बन कौन सा हुआ? ये वाला कार्बन। इस कार्बन पे क्या प्रेजेंट है? Z ग्रुप प्रेजेंट है। ये जो Z ग्रुप है, ये ग्रुप Z ग्रुप जो है ये आपका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ये अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू जिस समूह में लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है उसके बैक साइड से अटैक करता है और इस बैक साइड अटैक के कारण आपको एक साइक्लिक स्टेट मिलती है, इंटरमीडिएट मिलता है, चक्रीय मध्यवर्ती आपको प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे अगला स्टेप क्या होता है? SN2 रिएक्शन के अंदर एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आपको मिल गई। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आपको मिल गई SN2 अभिक्रिया, जैसे कि आपको पता है इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता, क्या बनता है? एक ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। तो एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। अब इस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में देखिए कि आपका जो ग्रुप है वो अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक ध्यान से देखिए कि न्यूक्लियोफाइल उसी दिशा से आक्रमण कर रहा है जहाँ पर लिविंग ग्रुप था। जिस साइड में लिविंग ग्रुप था उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। और आप देखिए रिएक्टेंट में भी उसी साइड में प्रेजेंट है और प्रोडक्ट में भी वो उसी साइड में प्रेजेंट है। इसका आंसर क्या हुआ? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, या अपन कहें इट इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन या विन्यास का अप्रतिपन हुआ। आर कॉन्फ़िगरेशन में यदि आपका रिएक्टेंट है तो आर कॉन्फ़िगरेशन में ही आपका प्रोडक्ट भी प्रेजेंट है। तो यदि SNI मैकेनिज्म होती है या नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होता है तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व किया जा सकता है। नाउ इट इज क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रेल कार्बन की अनुपस्थिति में प्रकाशिक समाव्यता।
ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन एब्सेंस ऑफ कायरल कार्बन। तो आपके लिए ये टॉपिक नया है आई थिंक, या आपने 12th में भी पढ़ा है इसे, 12th में आपने पढ़ा है इस टॉपिक को। तो इसमें बाद में कायरलिटी इन एब्सेंस ऑफ कायरल कार्बन, किराल कार्बन की अनुपस्थिति में किरालता या प्रकाशिक समावता की हम बात करने जा रहे हैं। आपने देखा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी अब तक आपने पढ़ी, एनेंशियमर आपने पढ़ा, डी रूप एल रूप आपने पढ़ा, उसमें आपने देखा हर किसी यौगिक में किराल कार्बन उपस्थित था। और किराल कार्बन की उपस्थिति में आप देख रहे थे कि दो एनेंशियमर प्राप्त होते थे, एक प्रतिबिंब रूपी एनेंशियमर, एक डी रूप होता था और दूसरा एल रूप होता था। एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता था, एक लेवो रोटेटरी होता था। आपने जब दो कार्बन युक्त किराल कार्बन युक्त यौगिकों में प्रकाशिक समावता की बात की, और हम जब डिस्कस कर रहे थे मीसो-टार्टरिक एसिड, तो आपने देखा कि किराल कार्बन दो थे, लेकिन मीसो-टार्टरिक एसिड के अंदर प्रकाशिक सक्रियता नहीं थी। इट वॉज ऑप्टिकली इनएक्टिव, वो प्रकाशिक रूप से अक्रिय था, यानी कि उसके अंदर पीपीएल को रोटेट वो नहीं कर पा रहा था। जब उसके अंदर से पीपीएल को पास किया जाता है, पीपीएल, व्हाट इज पीपीएल? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। और समतल ध्रुवित प्रकाश जब प्रवाहित किया जा रहा था तो आपने देखा कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मीसो-टार्टरिक एसिड जिसके अंदर दो किराल कार्बन है, लेकिन फिर भी वो प्रकाशिक रूप से अक्रिय है। क्या क्लियर होता है यहाँ पे, क्या कंक्लूजन निकलता है? यानी कि प्रकाशिक सक्रियता के लिए किराल कार्बन का होना पर्याप्त नहीं है। Chiral carbon is not sufficient for the optical activity. Make it clear in your mind. प्रकाशिक सक्रियता के लिए किराल कार्बन की उपस्थिति अनिवार्य सफिशिएंट नहीं है। अब हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं? किराल कार्बन की अनुपस्थिति में प्रकाशिक सक्रियता। यहाँ पे क्या क्लियर हो जाएगा? किराल कार्बन का होना प्रकाशिक सक्रियता के लिए अनिवार्य नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव कायरल कार्बन फॉर कायरलिटी। दो चीजें अच्छे से ध्यान रख लीजिए, किराल कार्बन का होना पर्याप्त भी नहीं है और अनिवार्य भी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट sufficient, neither necessary nor sufficient। तो यहाँ पे कायरलिटी के लिए किराल कार्बन की उपलब्धता ज़रूरी नहीं है। तो व्हाट इज, आप सोचिए कि मीसो-टार्टरिक एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव था। व्हाई इट वाज ऑप्टिकली इनएक्टिव? वो प्रकाशिक रूप से अक्रिय क्यों था? तो आपको समझ आएगा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए किराल कार्बन होना ज़रूरी नहीं है, कुछ और ज़रूरी है। और हमने एक टॉपिक पढ़ा था एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। सममिति के तत्व, वो हमने पढ़े थे। उसमें आपको पता होगा, हमने लास्ट में लिखा था यदि कोई सममिति का तत्व किसी में उपस्थित होता है तो प्रकाशिक रूप से यौगिक अक्रिय होता है, वो किरालता उसमें नहीं पाई जाती। तो मीसो-टार्टरिक एसिड के अंदर ऑप्टिकल इनएक्टिविटी का कारण क्या था? उसमें एक सममिति का तल उपस्थित था। एक भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री यदि प्रेजेंट होता है तो यौगिक ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो वही यहाँ पे है कि यदि यौगिक एसिमेट्रिक है, असममित है, कोई भी सिमेट्री एलिमेंट यदि किसी यौगिक में उपस्थित नहीं है तो यौगिक कैसा होगा? किराल होगा, यौगिक असममित होगा। और असममित होने की स्थिति में यौगिक प्रकाशिक सक्रियता या किरालता को दर्शाता है। तो क्लियर है कि यौगिक में इसमें यौगिक में किराल कार्बन का होना ज़रूरी नहीं है,
यौगिक में असममिति एसिमेट्री आवश्यक है। यदि असममितता होगी तो यौगिक में प्रकाशिक सक्रियता या प्रकाशिक समावयवता भी होगी। तो हम बात करते हैं एलिनो में प्रकाशिक सक्रियता, इन एब्सेंस ऑफ कायरल कार्बन। इसे कहा जाता है आणविक किरालता, मॉलिक्यूलर कायरलिटी। किराल कार्बन नहीं है फिर भी प्रकाशिक सक्रियता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर कायरलिटी, आणविक किरालता। तो एलीन जो है इसको यहाँ पे दर्शाया गया है, इट इज सिंपलेस्ट एलीन। एलीन एक क्यूमुलेटिव डाइन है। व्हाट इज क्यूमुलेटिव डाइन? जिसमें डबल बॉन्ड एडजॉइन होते हैं, जुड़े होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। यदि कॉन्जुगेशन में होते, एकांतरित होते हो तो कहते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन। यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, यानी कि दो डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो इसे क्यूमुलेटिव डाइन कहा जाता है। और ये सिंपलेस्ट क्यूमुलेटिव डाइन है, जिसमें जो टर्मिनल कार्बन है, जो सिरे वाले 3 कार्बन है, यानी कि पहला और जो तीसरा कार्बन है, पहले और तीसरे कार्बन से हाइड्रोजन ही जुड़े हुए हैं। इस फर्स्ट कार्बन के साथ भी आप देखिए दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और जो थर्ड कार्बन है उसके साथ भी दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। जो सिरे वाला कार्बन है उसमें हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए, आप जब देखेंगे इसे तो आप देखिए ये हाइड्रोजन जो है वो सामान्य बंधों द्वारा दर्शाए गए हैं। सामान्य बंधन, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा ये हाइड्रोजन इस तरह से रेखा बना के दर्शाया गया है, और ये हाइड्रोजन भी इस तरह से रेखा बना के दर्शाया गया है। क्या इंडिकेट करता है ये? दीज हाइड्रोजन और दीज बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन प्लेन ऑफ द पेपर, वो पेपर के तल में ही उपस्थित है। ठीक है। जबकि दूसरी ओर देखिए, दूसरी और जब आप देखेंगे तो आप को क्लियर हो जाएगा, ये जो कार्बन है टर्मिनल कार्बन, यहाँ पे बंधों को किस तरह से दर्शाएगा। देखिए यहाँ पे ब्रोकन वेज की सहायता से एक हाइड्रोजन को दर्शाया गया है, और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो सॉलिड वेज, यहाँ पे सॉलिड कर देते हैं इसको, सॉलिड वेज के ऊपर दर्शाया गया है। इट इज क्लियर। अंशांकित रेखा द्वारा जो बंध दर्शाया जाता है वो दृष्टा से दूर होता है, अवे फ्रॉम द व्यूअर, और इट इज प्रेजेंट बिलो। ये कहाँ प्रेजेंट है? पेपर के तल के नीचे प्रेजेंट है। जबकि ये जो सॉलिड वेज है के द्वारा जो बंध दर्शाया गया है, ये सॉलिड वेज जो है ये क्या दर्शाता है? इट इज टुवर्ड्स द व्यूअर, ये दृष्टा की ओर है। तो क्या इंडिकेट करता है ये रिप्रेजेंटेशन? ये इंडिकेट करता है कि दोनों 4 जो बंध हैं, एक टर्मिनल कार्बन पे 2 बंध, दूसरे टर्मिनल कार्बन पे 2 बंध, ये चारों बंध एक ही तल में नहीं है। और अपन कहें कि ये प्रतिस्थापी एक ही तल में उपस्थित नहीं है, बल्कि एक दूसरे के समकोण पर उपस्थित है। उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। अब क्वेश्चन रेज होता है कि सभी, जब हम ब्यूटाडाइन की बात करते हैं उसमें सभी प्रतिस्थापी जो है वो एक ही तल में उपस्थित होते हैं, लेकिन एलीन जैसे यौगिकों में यहाँ पे क्यूमुलेटिव डाइन्स जो होती है उसमें जो टर्मिनल कार्बन के ऊपर प्रतिस्थापी उपस्थित होते हैं वो 2 भिन्न तलों में उपस्थित होते हैं, एक दूसरे के समकोण पर उपस्थित होते हैं। इसका कारण क्या है? तो उसको हम आगे डिस्कस करते हैं, व्हाई इट इज। तो आपको पता है, इसको जानने के लिए हम एलीन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो एलीन का स्ट्रक्चर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। तो एलीन जो है वो आपको पता है, एलीन के अंदर 2 पाई बॉन्ड उपस्थित है, और ये दोनों पाई बंध जो है विपरीत तलों में उपस्थित है।
विपरीत तलों में उपस्थित है, यानी कि ये जो पाई बॉन्ड आया जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे, ये जो पाई बॉन्ड है ये पेपर के तल में उपस्थित है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस कार्बन कार्बन बंध के ऊपर तथा कार्बन कार्बन बंध के नीचे है। इस तरह से मैं यहाँ पे शो करके बताता हूँ आपको कहाँ उपस्थित है, ऊपर, तथा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ है, नीचे उपस्थित है। यानी कि पेपर के प्लेन में ही पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है। लेकिन जो दूसरा बॉन्ड है या दूसरे बॉन्ड की हम बात करें तो वहाँ पे जो बॉन्ड प्रेजेंट है ये वाला, ये कहाँ प्रेजेंट है, ये ऊपर और नीचे नहीं है, ये आगे और पीछे है, इस पेपर के तल के नीचे और पेपर के तल के ऊपर, यानी कि ये यहाँ पे उपस्थित है। ऊपर आधा इलेक्ट्रॉन क्लाउड और आधा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ है, पेपर के तल के पीछे है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बन रहा है उसके अंदर भी जो है दो अलग अलग तलों के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड उपस्थित है। इस कारण से जो आपके समूह होंगे प्रतिस्थापी जो होंगे वो भी विभिन्न तलों में उपस्थित होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।